जादुई सुनहरे अनार का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में निर्मला अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। अपने पति के देहांत के बाद निर्मला मजदूरी करके अपने बेटे का और अपना पेट पालती थी। निर्मला रोज अलग अलग जगह पर मजदूरी ढूंढने के लिए गांव में घूमती रहती थी। जब गांव में कोई काम नहीं मिलता था तो निर्मला बहुत दूर जंगल पार करके दूसरे गांव में जाया करती थी। जब भी वो दूसरे गांव में जाती थी तो हमेशा एक अनार के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठती थी। इतनी मेहनत के बावजूद भी निर्मला अपने बेटे राजू को पढ़ने के लिए गांव के सबसे महंगे स्कूल में भेजती थी, इसलिए ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत पढ़ लिख सके और अपने जीवन में बहुत कामयाब बन सके। इससे उसके घर के हालात भी सुधर जाएंगे, इसलिए वो बहुत मेहनत करती थी। एक दिन राजू अपनी माँ निर्मला से कहता है, मम्मी आप कितनी मेहनत करती हो, देखना पढ़ लिख कर एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको लेकर शहर में रहूंगा। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। तू बस अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन आपका बहुत नाम रोशन करूंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। निर्मला को कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे हर रोज जंगल पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। निर्मला हर रोज दूसरे गांव से लौटते वक्त उस अनार के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। ऐसा लगता था जैसे निर्मला को उस पेड़ की आदत हो गई हो। वो उस पेड़ के नीचे आराम किए बिना घर वापस नहीं आती थी। जब भी वो उस पेड़ के नीचे बैठती थी तो उसके मन में बहुत सी बातें चलती थी। ये पेड़ मुझे छाया देता है, ठंडी हवा देता है। मैं रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती हूँ, लेकिन उसके बदले इसे कुछ भी नहीं दे पाती। निर्मला हर रोज खाना खाने के लिए उस पेड़ के नीचे ही बैठा करती थी। खाना खाते वक्त वो एक निवाला पेड़ के नीचे रख देती थी और अपने पीने के लिए लाए हुए पानी में से थोड़ा पानी उस पेड़ में डाल देती थी। पानी पड़ने के कारण कुछ ही दिनों में वो पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो गया था। निर्मला खाना खाते वक्त उस पेड़ से कुछ न कुछ बातें करती रहती थी। इसी तरह काफी साल बीत गए। अब राजू बड़ा हो गया था और उसकी माँ थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन राजू खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ से बोला, मम्मी आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। मैं कल ही इंटरव्यू के लिए शहर जाऊँगा और फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राजू की ये बात सुनकर निर्मला बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीते रहो मेरे बच्चे, इसी तरह हमेशा हर चीज में अव्वल रहना और इसी तरह मेरा खूब नाम रोशन करना। मम्मी आप फटाफट मेरे लिए खाना लगा दो, मैं खाना खाकर आराम करना चाहता हूँ क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है शहर जाने के लिए। निर्मला राजू को खाना परोस देती है। अगले दिन राजू इंटरव्यू के लिए शहर जाता है और उसका एक बहुत बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। गांव आकर वो अपनी माँ को ये खबर सुनाता है और कहता है, मम्मी मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए अब मैं 1 महीने के लिए शहर जाऊंगा। 1 महीने बाद जब मेरी पहली तनख्वाह आएगी तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए खाने की तरह तरह की चीजें पैक कर देती हूँ, जैसे कि तेरे फेवरेट बेसन के लड्डू और मठरी। तुझे ये सब बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कहकर राजू नौकरी पर चला जाता है। उसको काम करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद राजू वापस घर आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये लो मेरी पहली तनख्वाह। आपने हमेशा इतनी मेहनत करके मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप कहीं काम करने नहीं जाएंगी, ये मेरी मेहनत की कमाई। जीते रहो मेरे बच्चे, तू जानता भी नहीं है कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे लगता है हमें एक बार मंदिर चलना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन भगवान ने मेरी झोली में खुशियाँ डाल दी है। उसके बाद निर्मला और राजू मंदिर जाते हैं और दोनों मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और घर लौटकर साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन राजू शहर लौट जाता है। अपने बेटे के जाने के बाद निर्मला खुश होकर उसी अनार के पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
इसी तरह निर्मला के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। काफी दिनों बाद एक दिन राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मैंने शहर में अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे साथ वहीं चलकर रहो। नहीं बेटा, मैं अभी तेरे साथ शहर नहीं आ पाऊंगी। अभी मेरा शरीर काम करता है। अभी मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। जब मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा तब मैं तेरे साथ शहर जरूर चलूंगी। राजू को अपनी माँ के बिना ही शहर लौटना पड़ता है। कुछ ही दिनों में राजू को उसकी नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है और वो अपने लिए अपनी साथ की ही एक लड़की पसंद कर लेता है। धीरे धीरे राजू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड आने लगता है। अब वो अपनी माँ से भी कई कई दिनों तक बात नहीं करता था। एक दिन अचानक से राजू शादी करके अपनी पत्नी को गांव लेकर आता है। अपने बेटे के साथ शादीशुदा लड़की को देखकर निर्मला अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है राजू? और ये लड़की कौन है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी में आपको दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू की बातें सुनकर निर्मला को बहुत दुख होता है। दूसरे दिन राजू अपनी पत्नी काजल को लेकर शहर चला जाता है। निर्मला बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो जंगल वाले अनार के पेड़ से मिलने जाती है, क्योंकि राजू के शहर जाने के बाद एक अनार का पेड़ ही था जिससे वो अपने सारे दुख दर्द शेयर करती थी। निर्मला दिन ब दिन और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही थी। उसकी हड्डियों में अब ज्यादा जान नहीं बची थी। एक दिन निर्मला राजू को फोन करके कहती है, बेटा, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। मेरी हड्डियों में जान नहीं बची है बेटा। तू मुझे अपने साथ शहर ले चल बेटा। अरे मम्मी, मेरे पास अब गांव आने के लिए वक्त नहीं है। फोन रखो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन निर्मला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कुछ गांव वाले मिलकर राजू को ये खबर भेजते हैं। गांव के लोगों के कहने पर राजू गांव आकर अपनी माँ को शहर ले जाता है और निर्मला को एक कमरे में रहने के लिए कहता है। आप इसी कमरे में रहोगी। घर में कोई भी आए, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? निर्मला बिना कुछ कहे उस कमरे में चली जाती है। एक दिन राजू और काजल के कुछ दोस्त घर आते हैं। तभी निर्मला अपने कमरे से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। राजू अपने दोस्तों से कहता है, अरे आप लोग इन्हें क्या देख रहे हैं? ये मेरी काम वाली बाई है। अरे सुनो, किचन में जाकर बर्तन धो लो, यहाँ क्यों खड़ी हो? निर्मला बेचारी किचन में चली जाती है। जैसे ही राजू के सारे दोस्त चले जाते हैं, राजू अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाता है। राजू अब निर्मला की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। काजल भी अपनी सास को हमेशा ताने मारती रहती थी। निर्मला को वहाँ ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। अपने बेटे और बहू के ऐसे बर्ताव के कारण निर्मला की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। इस कारण निर्मला अपने गांव वापस लौट जाती है और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। वो पेड़ को अपनी सारी बातें बताती है और सारे दुख दर्द सुनाती है। तभी अचानक से पेड़ बोल पड़ता है, निर्मला, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। अब मैं भी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी पेड़ से एक अनार नीचे गिरता है। पेड़ निर्मला को वो अनार घर ले जाने को कहता है। निर्मला घर जाकर जब उस अनार को छीलने लगती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो अनार अंदर से पूरा सोने का था। अब निर्मला जब भी उस पेड़ के पास जाती थी तो वो पेड़ निर्मला को एक सोने का अनार दिया करता था। दिन पर दिन उन सोने के अनार को बेचकर निर्मला अमीर होती जा रही थी। उसके पास अब बहुत सारा पैसा हो गया था। अपनी देखभाल करने के लिए निर्मला एक लड़की काम पर रख लेती है। निर्मला अमीर हो गई है, ये बात जैसे ही राजू को पता चलती है तो वो निर्मला से माफी मांगने आता है। काजल और राजू निर्मला को अपने साथ शहर में जाने के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन निर्मला साफ साफ मना कर देती है और कहती है, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी सारी जायदाद गांव के गरीब लोगों में बांट दी जाएगी। अपनी जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। मुझे नहीं पता था कि 9 महीने मैंने जिसको अपने पेट में रखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि सांप है जो बुढ़ापे में मुझे डस लेगा। निर्मला की ये बात सुनकर राजू और काजल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो निर्मला से बहुत माफी मांगते हैं,
लेकिन निर्मला उन्हें माफ नहीं करती। मायूस होकर वो शहर लौट जाते हैं और निर्मला खुशी खुशी अपना जीवन गांव में व्यतीत करने लगती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोचकर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है। कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सब ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो।
मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है। मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है। अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ। एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं। उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है। सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियाँ झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है।
इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक शहर में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी पर बहुत ही ज्यादा आलसी लड़की रहती थी, जिसे सोने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। उसके बस दो ही शौक था, दिन रात सोना और सपने देखना। उसकी माँ फ्लोरा और उसके पिता विलियम इसकी इस आदत से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक सुबह, सिंड्रेला उठ जा, कब तक सोती रहेगी? दोपहर हो चली है। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, मुझे नींद से क्यों जगाया? तेरी उम्र की सभी लड़कियां सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है और एक तू है जो कुंभकर्ण की तरह सारा दिन भर सोती रहती है। चल अब जल्दी उठ और जल्दी से नहा ले, मैं तब तक तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं नहा लूंगी। नहीं, तुम अभी मेरे सामने उठकर नहाने जाओ। मुझे पता है तुम मेरे जाते ही फिर से सो जाओगी। जल्दी उठो। ओ माँ, तुम भी ना, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर सिंड्रेला बाथरूम में नहाने चली गई। जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो माँ फ्लोरा ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा सिंड्रेला बाथ टब में लेटी हुई खर्राटे मार रही थी। ये देख माँ फ्लोरा का पारा चढ़ गया और सिंड्रेला के गाल पर जोरदार चांटा मारा। कमबख्त, मैं तुझसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं तेरी आदत कैसे छूटेगी। ऐसे कौन मारता है अपनी फूल जैसी बेटी को? माँ प्लीज 6 मिनट सोने दो ना। ये कहकर सिंड्रेला फिर से सो गई। ये देख माँ फ्लोरा गुस्से से बोली, करमजली, बाथ टब में कौन सोता है? चलकर अपने कमरे में सो। फिर सिंड्रेला आंखें मलते हुए अपने कमरे में जाकर चद्दर तानकर सो गई। वो बस नींद में एक ही सपना देखा करती कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। वो इतनी आलसी थी कि सारा समय बस सोने में ही बिताया करती थी। सिंड्रेला के माता पिता ने उसके बेवजह सोने के बारे में कई डॉक्टरों से बात की, पर कोई भी डॉक्टर उसे इस आदत से निजात नहीं दिला पाया। सिंड्रेला के माता पिता ही नहीं बल्कि सोने की आदत से वो पूरे शहर भर में मशहूर थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला अपनी माँ फ्लोरा के साथ सब्जी लेने मार्केट गई। तब वहाँ एक सब्जी वाले ने सिंड्रेला से कहा, कैसी हो सिंड्रेला बिटिया, कहीं तुम नींद में तो नहीं चल रही हो? तो फिर ठीक है काका, आप सब्जी के पैसे मत लेना क्योंकि मैं तो नींद में चल रही हूँ ना। सभी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते, पर सिंड्रेला सबको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती। एक दिन सिंड्रेला बगीचे में एक बेंच पर सो रही थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आई। अरे यार, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, उठ भी जाओ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, जिसे सुनकर तुम्हारी नींद हमेशा के लिए भाग जाएगी। गुड न्यूज? हाँ, तुम्हें पता है कल महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। महारानी ने शहर की सभी लड़कियों को इनवाइट किया है। कल राजकुमार थॉमस को पास से देखने का मौका मिलेगा। क्या कहा? राजकुमार थॉमस? फिर तो मैं जरूर चलूंगी। पर तुम पार्टी में सो मत जाना, आज रात अपनी नींद पूरी कर लेना, वरना कल राजकुमार के साथ डांस नहीं कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेस भी तो खरीदनी है।
राजकुमार थॉमस से मिलने सिंड्रेला भी बहुत उत्साहित। उसने भी पार्टी में पहनने के लिए तुरंत मार्केट जाकर एक सुंदर सा गाउन खरीदा और रात को मेकअप कर और गाउन पहनकर बेड पर सोने चली गई। ये देख माँ फ्लोरा ने कहा, इतना सज धज कर क्यों सो रही है नालायक? माँ, कल मुझे राजमहल जाना है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। सुबह रेडी होने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी से तैयारी करके सो रही हूँ। ये सुन माँ फ्लोरा का सर चकरा गया। हे भगवान, कोई मुझे उठा ले, मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? माँ, अब मुझे सोने दो, कल जल्दी उठना है। ये कहते हुए सिंड्रेला चद्दर ओढ़कर सो गई। फिर अगले दिन उसकी सहेलियां उसे बुलाने उसके घर आई। सिंड्रेला, जल्दी बाहर आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। सिंड्रेला, क्या तुम अभी भी सो रही हो क्या? इतने में सिंड्रेला बाहर आई और बोली, सरप्राइज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? मुझे लगा तुम अभी तक सो ही रही होगी, पर तुम तो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। पर हम सभी कार में तो नहीं आ पाएंगे, कार में जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम सब कार में चली जाओ, मैं बग्गी में आ जाऊंगी। सिंड्रेला की सभी सहेलियां कार में बैठकर चली गई। वहीं सिंड्रेला ने बग्गी में बैठ राजमहल जाने के लिए निकल पड़ी। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से सिंड्रेला की बग्गी पीछे छूट गई। सभी सहेलियां समय पर राजमहल पहुंच गई। कुछ देर बाद सिंड्रेला की बग्गी भी राजमहल के समीप पहुंच गई। तब बग्गी वाला बोला, बेटी, राजमहल आ चुका है। ओह अच्छा, पर मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं 5 मिनट सो जाती हूँ काका, आप मुझे थोड़ी देर बाद जगा देना। ऐसा कहकर सिंड्रेला नर्म मुलायम दर बग्गी में ही सो गई। पर जैसा उसने सोचा था वो 5 मिनट में नहीं उठ पाई। उधर महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। सिंड्रेला की सहेलियों ने पार्टी खूब एंजॉय की, साथ ही राजकुमार थॉमस के साथ डांस भी किया। ऐसे ही रात के 12 बज गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी एक एक कर अपने घर लौटने लगे। जैसे ही जैस्मिन और बाकी लड़कियां बातें करते हुए महल के बाहर पहुंची तो सिंड्रेला को बग्गी में सोती हुई देख बोली, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, अब उठ भी जाओ। ओह चलो यार, पार्टी में चलते हैं, मैं आज पहली बार राजकुमार से मिलूंगी, कितना मजा आएगा। अब क्या करोगी पार्टी में जाकर? पार्टी तो खत्म हो चुकी है। क्या पार्टी खत्म हो गई? काका कहाँ हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतने में बग्गी वाला आया और बोला, सिंड्रेला बिटिया, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी। फिर उसके बाद मैं खाना खाने चला गया। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। उसका दिल टूट चुका था, पर उसने किसी से नहीं कहा और वो मन ही मन बोली, ना ही मुझे महल देखने का मौका मिला, ना मैं राजकुमार से मिल पाई। अब क्या सोचने लगी? चलो, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, सपने में मिल लेना अपने राजकुमार से। सभी कार में और जैस्मिन पीछे पीछे बग्गी में साथ साथ सुनसान जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी सबकी आंख लग गई, सिवाय बग्गी में बैठी सिंड्रेला के, जो पार्टी में ना शामिल होने की वजह से बहुत उदास थी। तभी अचानक रास्ते में 2 लुटेरों ने हाथों में हथियार लिए कार को रोका। ये देख कार का ड्राइवर डर के मारे थर थर कांपने लगा। कार में बैठी लड़कियों की भी आंख खुल गई। वो भी उन लुटेरों को देखकर सहम गई। कुछ दूरी पर बग्गी में आ रही सिंड्रेला ने उन लुटेरों को कार की ओर बढ़ते हुए देख लिया। उसने फौरन बग्गी में रखा सफेद चद्दर अपने ऊपर ओढ़ लिया और डरावनी आवाज निकालते हुए लुटेरों की ओर बढ़ी। ये देख दोनों लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? मैं जंगल की आत्मा हूँ। इस जंगल में तुम्हारे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे से इस जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे जंगल में लूट पाट करने आए हो, मैं तुम दोनों का हाथ काट डालूंगी। नहीं, तुम मेरे नहीं, इसके हाथ काटना। ये मुझे यहाँ लेकर आया था, पर मुझे माफ कर दो। बकवास बंद कर, तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था। मुझे जाने दो, तुम मेरे हाथ मत काटना प्लीज, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते।
ये कहते हुए नकाबपोश सिंड्रेला जैसे ही उनके करीब पहुंची, दोनों लुटेरे बेहोश हो गए। तभी कार में बैठी सभी लड़कियां बाहर आई और झुककर नागपोश सिंड्रेला के सामने खड़ी हो गई। तब जैस्मिन बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जंगल की आत्मा, आपने हमारी जान बचाई। इतने में सिंड्रेला सफेद चादर हटाते हुए बोली, ये मैं हूँ। ओह, तो ये तुम थी सिंड्रेला। तुम्हारे बेवक्त सोना आज हमारे बहुत काम आ गया। ये सब छोड़ो, पहले इन लुटेरों के जागने से पहले इन्हें महारानी के हवाले कर देते हैं, वो इन्हें कड़ी सजा देंगी। सिंड्रेला बिटिया, तुम इनाम की हकदार हो। तुमने इन लुटेरों को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। अगली सुबह सारा शहर जान गया और सब सिंड्रेला की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल में भी उसे बुलाया गया। महारानी एलिजाबेथ ने भी उसकी खूब प्रशंसा की। मुझे जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे राज्य की लड़कियाँ कितनी बहादुर और समझदार है। आखिरकार तुमने उन लुटेरे को पकड़ ही लिया जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई बग्गियाँ चुराई थी। तुम इनाम की हकदार हो। मैं तुम्हें अपना खानदानी हीरे का हार देती हूँ। धन्यवाद महारानी। इतने में राजकुमार थॉमस भी आ पहुँचा। वो भी सिंड्रेला की बहादुरी और सूझबूझ का कायल हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं सिंड्रेला भी राजकुमार थॉमस को देख सुध-बुध खो बैठी। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। अब सिंड्रेला वो सिंड्रेला नहीं रही जो दिन रात सोती रहती थी, क्योंकि वो अब समझ गई कि सोते रहने से सपने कभी पूरे नहीं होते जब तक आप नींद को त्याग कर उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते। वही समय बीतने के साथ साथ सिंड्रेला और राजकुमार थॉमस एक दूसरे के करीब आ गए और जल्द ही शादी कर खुशी खुशी रहने लगे।